दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल जिसका नाम है उन्ना प्रथम। दोस्तों आज मैं लेके आया हूं आपके सामने टीजीटी और टेट सीरीज का पार्ट 2। दोस्तों जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि मैं एक सीरीज स्टार्ट करूंगा, तो आज उसी सीरीज का पार्ट 2 है। लेकिन आप ये मत मान के चलिए कि ये सिर्फ टेट या टीजीटी के लिए है, क्योंकि हिमाचल के जितने भी प्रश्न होते हैं उसमें हिमाचल जीके बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर? तो ये सभी एग्जाम्स के लिए है जो हिमाचल में होते हैं, और इनमें से कुछ प्रश्न जो हैं वो सेंटर के एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए, अपना अपना परीक्षण स्वयं कीजिए, खुद कीजिए और एनालाइज कीजिए कि आप कहां खड़े हैं और आपको कितनी और मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, तो और देर ना करते हुए चलिए बढ़ते हैं अपने क्विज की ओर, जहां पे आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा और उस 10 सेकंड में आपको अपना आंसर मार्क करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 के अनुसार हिमाचल प्रदेश ने 2021 के सर्वेक्षण की तुलना में अपनी रैंकिंग में क्या उल्लेखनीय बदलाव दर्ज किया? ऑप्शन आपके सामने है। आई होप आपने आंसर मार्क कर लिया होगा। लेट्स क्रॉस चेक। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है बी, 2021 की तुलना में, क्योंकि 2021 में हिमाचल का स्थान जो था वो 21वां था, लेकिन वर्तमान में हिमाचल 5वीं पोजीशन पे पहुंच गया है और ये एक बेहतरीन जंप है। क्लियर? दोस्तों ये जो परख सर्वेक्षण होता है ये क्लास 3, क्लास 6 और क्लास 9 के लिए किया जाता है, जहां पे मैथ्स, साइंस और लैंग्वेज इस पे आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जिनको स्टूडेंट्स को सॉल्व करना होता है। तो ये स्टूडेंट के एनालिसिस के लिए होता है। ठीक है, अब यहां से कुछ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन हमारे क्या निकल सकते हैं। क्वेश्चन ये आ सकता है कि कक्षा 3 में हिमाचल प्रदेश का देश भर में कितवां रैंक रहा? तो दोस्तों ये रहा दूसरा स्थान। फिर अगला सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कि कक्षा 6 में हिमाचल प्रदेश कितवें स्थान पर रहा? तो दोस्तों ये रहा 5वें स्थान पर। और कक्षा 9 में हिमाचल प्रदेश कितवें स्थान पर रहा? तो 4थे रैंक पर। क्लियर है? तो दोस्तों ये जो टॉपिक है परख, ये एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेरी सभी स्टूडेंट से ये एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग टेट या टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उसमें परख जो राष्ट्रीय सर्वेक्षण है, ठीक है, इसको अच्छे ढंग से स्टडी करके जाएं। क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ परख? तो दोस्तों आप हैरान हो रहे होंगे कि पहला प्रश्न जो था वो तो हिंदी में था, अगला प्रश्न जो आ गया वो इंग्लिश में है। उसका भी एक रीजन है, वो थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। तो दूसरा प्रश्न है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ परख? ऑप्शन आपके सामने है। आई होप अभी तक आपने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। लेट्स क्रॉस चेक इट। यह है ऑप्शन डी, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ये एक सर्वेक्षण किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म परफॉर्मेंस, P स्टैंड्स फॉर परफॉर्मेंस, A फॉर असेसमेंट, R फॉर रिव्यू, A फॉर एनालिसिस, K फॉर नॉलेज एंड H फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं। ये भी दूसरा प्रश्न है, और जैसा मैंने आपको बोला कि आप हैरान हो रहे होंगे कि दूसरा प्रश्न जो है वो इंग्लिश में है, लेकिन
बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, और यहाँ पे परख, जहाँ पे एच जो है वो होलिस्टिक रिपोर्ट, होलिस्टिक शब्द को वहाँ रिप्रेजेंट करता है, तो हिंदी में इसके लिए अलग ही है। तो राइट आंसर ऑफ कोर्स इज डी, प्रदर्शन, आकलन, समीक्षा और समग्र विकास। हॉलिस्टिक मीन्स समग्र विकास के लिए ज्ञान का विश्लेषण। तो यही एक डिफरेंस है जो हिंदी और इंग्लिश में सम स्टूडेंट्स आर मोर कंफर्टेबल, ठीक है। उसका उनको एक एडवांटेज भी मिलता है, जब जितनी भी एब्रिविएशंस होती हैं उनकी फुल फॉर्म का प्रश्न आता है। क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, क्षेत्रफल और प्रमुखता की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध बौद्ध मठ यानी गोम्पा कौन सा है? दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता है कि मठ यानी गोम्पा क्या है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हिंदू लोग जो हैं वो पूजा करने के लिए मंदिर में जाएंगे, सिख लोग जो हैं वो पूजा करने के लिए गुरुद्वारे में जाएंगे, मुस्लिम जो है वो मस्जिद में जाएंगे, और क्रिश्चियन जो है वो चर्च में जाएंगे। इसी तरह से बौद्ध धर्म को जो मानते हैं, जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, वो मठ या गोम्पा में जाते हैं, जिसको इंग्लिश में मोनेस्ट्री कहा जाता है। क्लियर? तो अभी तक आपने प्रश्न भी पढ़ लिया होगा, ऑप्शन भी आपने चेक कर ली होगी, और आप, आई होप आपने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा, और मुझे उम्मीद है आपका आंसर सही होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, की मठ, की मोनेस्ट्री। दोस्तों अगर स्पेसिफिकली आपसे पूछ लिया जाए कि की मोनेस्ट्री कहां पे है, तो दोस्तों ये है स्पीति में, नॉट इन लाहौल, ठीक है, ये स्पीति में है। अब वहीं अगर हम यहां पे ऑप्शन में देखें खारदोंग मठ, ठीक है, खारदोंग जो है वो लाहौल में है। अगर हम शुरुआत की बात करें, प्राचीन इतिहास की बात करें, तो लाहौल एक अलग राज्य था और स्पीति एक अलग राज्य था, ठीक है। तो लाहौल जो राज्य था उसकी राजधानी जो थी वो खारदोंग थी। क्लियर है? वहीं मसरूर के बारे में आगे क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैं अभी नहीं बता रहा हूं। ताबो के बारे में जान लीजिए। ताबो दुनिया का सबसे पुराना मठ है, ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, मोर देन 1000 ईयर्स। क्लियर है? तो ताबो के लिए एक छोटा सा वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, क्योंकि यहां ताबो से बहुत सारे प्रश्न जो है वो निकलते हैं। क्लियर? सप्लीमेंट्री क्वेश्चन क्या है जो पुलिस में भी आया हुआ था इस बार, जो पुलिस का टेस्ट हुआ, कि हिमाचल की हाईएस्ट मोनेस्ट्री कौन सी है? हिमाचल की हाईएस्ट मोनेस्ट्री कौन सी है? तो दोस्तों ये भी की है, की मोनेस्ट्री यानी की मठ। क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना कहां पर स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, पेखुवेला, नालागढ़, पालमपुर, ठियोग। तो दोस्तों आई होप आपने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। लेट्स क्रॉस चेक इट। दोस्तों ये है पेखुवेला। पेखुवेला जो पड़ता है ये है डिस्ट्रिक्ट ऊना में, ठीक है, जहां मैं रहता हूं। और वहीं अगर हम इसकी कैपेसिटी की बात करें तो दोस्तों ये 32 मेगावाट का है, और यही जो है इसे सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना बनाता है। क्लियर है? जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंडिया जो है वो अब ग्रीन एनर्जी की बात कर रहा है, तो उसमें जो सोलर पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो एक बेहद इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। क्लियर? क्योंकि इंडिया में अगर हम बात करें आज भी द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी वो आज भी थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जहां पे कोयले का प्रयोग होता है, और नेचुरली जहां पे कोयले का प्रयोग होता है वहां पे पॉल्यूशन होता है। क्लियर? तो चलिए
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और हमारा पांचवा प्रश्न है, किन्नौर जिले की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? सांगला, जिसे बास्पा घाटी भी बोलते हैं क्योंकि यहां से बास्पा नदी बहती है, हांगरंग घाटी, सतलुज घाटी और टिडोंग घाटी। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने। आई होप आपने आंसर मार्क कर लिया होगा, क्रॉस चेक इट। तो दोस्तों ये है सतलुज घाटी, क्योंकि सतलुज नदी जो है वो हिमाचल की सबसे लंबी नदी भी है, लेकिन किन्नौर में भी ये सबसे अधिक बहती है। क्लियर है? वहीं अगर हम सतलुज की बात करें तो सतलुज नदी जो है ये तिब्बत में मानसरोवर से निकलती है और इसे चाइना में, क्योंकि तिब्बत जो है चाइना के अंडर है, तो तिब्बत में इसे लॉन्गजेन ज़ैंगबो के नाम से जानते हैं। ठीक है, और सतलुज नदी जो है वो इंडिया में यानी हिमाचल में शिपकेला से एंटर करती है। तो जहां जहां सतलुज नदी बहती है उसे सतलुज घाटी कहा जाता है। क्लियर? वहीं अगर हम सांगला की बात करें, क्योंकि यहां पे बास्पा नदी जो है वो बहती है, इसीलिए सांगला घाटी को भी बास्पा घाटी कहा जाता है। टूरिज्म के नजरिए से देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट घाटी जो है वो सांगला है। क्लियर है? और रिसेंटली सांगला को पैराग्लाइडिंग के लिए भी सिलेक्ट किया गया है। वहीं अगर हम हांगरंग घाटी की बात करें तो दोस्तों अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो बुशहर रियासत का हिस्सा हुआ करता था किन्नौर। क्लियर? क्योंकि चिन्नी था इसका पुराना नाम, चिन्नी। तो हांगरंग घाटी, अब यहां पे बुशहर रियासत के जो राजा थे वो थे केहरी सिंह, और केहरी सिंह, औरंगजेब ने जब तिब्बत पे आक्रमण किया तो केहरी सिंह ने तिब्बत के राजा ग्रज्जा डोके की मदद की और औरंगजेब की सेना जो है उसको वहां से हटना पड़ा। तो तिब्बत के राजा ग्रज्जा डोके ने गिफ्ट में, तोहफे में, उपहार के तौर पर ये हांगरंग घाटी जो है ये किसे दी? केहरी सिंह को। वर्तमान में ये किन्नौर में पड़ती है। क्लियर? वहीं सतलुज के बारे में मैंने आपको बता दिया। और टिडोंग घाटी भी जो है वो सांगला घाटी के साथ में ही है, टिडोंग घाटी। तो यहां से अलग से भी प्रश्न बन सकता है कि टिडोंग घाटी जो है वो हिमाचल के कौन से जिले में है? तो दोस्तों ये है किन्नौर में। तो इस प्रश्न के साथ कुछ हमने सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी किए। तो किन्नौर से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, ठीक है, जिनको हम आगे आने वाली जो सीरीज हैं उसमें डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है मैंने रैंडमली लिए हैं, जो मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्लियर? तो आई होप अभी तक हमने 5 प्रश्न किए हैं और 5 के 5 प्रश्न आपके ठीक हुए होंगे, ये मेरी उम्मीद है। चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। अंगूरों की भूमि के नाम से किन्नौर की कौन सी घाटी प्रसिद्ध है? ठीक है, वैली ऑफ ग्रेप्स किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, रिब्बा घाटी, सांगला घाटी, हांगरंग घाटी, भावा घाटी। तो आई होप आपने अभी तक अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। लेट्स क्रॉस चेक इट। यह है दोस्तों रिब्बा घाटी। क्लियर? रिब्बा घाटी को वैली ऑफ ग्रेप्स कहा जाता है, लैंड ऑफ ग्रेप्स कहा जाता है। रिब्बा घाटी जो है ना केवल अंगूरों के लिए फेमस है दोस्तों, ये आमंड्स के लिए यानी बादाम के लिए भी फेमस है। और यहां पे बादाम की 2 वैरायटीज पाई जाती हैं, एक है तेलांगी सिलेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड रिब्बा सिलेक्शन। तो प्रश्न इस तरह से आता है, तेलांगी सिलेक्शन और रिब्बा सिलेक्शन किस चीज की वैरायटी है? तो दोस्तों ये है आमंड्स की यानी बादाम की वैरायटीज। क्लियर? दोस्तों कोई भी अगर आपके मन में डाउट है, या तो आप मैसेज बॉक्स में मुझे
अपना डाउट, आपकी जो भी क्वेरी है आप उसको मुझे भेज सकते हैं। अगर आप वहां मैसेज भेजने नहीं चाहते तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं या आप अपनी क्वेरी जो है डायरेक्टली मुझे भेज सकते हैं, ठीक है। और अगर आप ऑफलाइन क्लासेस भी लगवाना चाहते हैं, ऑफलाइन क्लासेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हालांकि पिछला जो मैंने वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने पूरा एड्रेस आपको दे रखा है, जो मैंने थंबनेल बनाया था उसमें पूरा एड्रेस दिया हुआ है, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 7वां प्रश्न है, शिमला को ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कब घोषित किया गया था? ठीक है, समर कैपिटल ऑफ इंडिया। तो इन विच ईयर शिमला वॉज डिक्लेयर्ड समर कैपिटल ऑफ इंडिया? ऑप्शन आपके सामने है, 1911, 1857, 1871 या 1864। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आई होप अभी तक आपने मार्क कर लिया होगा। लेट्स क्रॉस चेक इट। तो दोस्तों ये है 1864, ठीक है। 1864 में, क्योंकि यहां पे जो कैपिटल थी, जो ओरिजिनल कैपिटल है वो कलकत्ता है, ठीक है, जिसे वर्तमान में हम कालीकट के नाम से जानते हैं। लेकिन 1864 में समर कैपिटल बनाने का काम ब्रिटिश ने यहां किया, ठीक है। और जिस गवर्नर जनरल ने यह फैसला लिया कि शिमला को समर कैपिटल बनाया जाएगा, वो थे सर जॉन लॉरेंस। तो प्रश्न यहां पर सप्लीमेंट्री ये आ सकता है कि निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने शिमला को समर कैपिटल बनाया, यानी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया? तो वो है सर जॉन लॉरेंस। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है, कालका शिमला रेलवे लाइन किस वर्ष बनकर तैयार हुई, जिसे बाद में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया? यानी शिमला कालका रेलवे लाइन जो है वो किस वर्ष बनकर तैयार हुई और यूनेस्को ने उसे वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस कब दिया? सॉरी, दिया, नॉट कब। तो ऑप्शन आपके सामने 1903, 1898, 1911, 1906। दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो चलिए देखते हैं राइट आंसर। अभी तक आपने मार्क कर लिया होगा। तो इट वाज इन 1903। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। एग्जैक्ट डेट अगर आपको याद रखनी है तो 9 नवंबर 1903 को इसका उद्घाटन किया गया था और आम पब्लिक के लिए इसको ओपन कर दिया गया था। इसका उद्घाटन जो है वो लॉर्ड कर्जन ने किया था, ठीक है। और वहीं यूनेस्को ने इसे हेरिटेज स्टेटस जो है वो 2008 में दिया था। क्लियर? दोस्तों क्योंकि ये जो कालका शिमला रेलवे लाइन है ये बड़ी मुश्किल से बनी थी, क्योंकि पहाड़ों में रेलवे ट्रैक बिछाना बहुत मुश्किल होता है। तो यहां पे मेरा एक प्रश्न है कि एक इंडियन संत थे जिन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स का साथ दिया था और उन्हें इंजीनियर विदाउट डिग्री कहा जाता है। इंजीनियर विदाउट डिग्री कहा जाता है। तो मेरा पहला प्रश्न है कि उनका नाम क्या है, ठीक है। और हिंट दे देता हूं, शिमला में लाल पानी में उनके नाम पर रेलवे म्यूजियम भी है। क्लियर? तो चलिए इसका आंसर जल्दी से जल्दी मैसेज बॉक्स में डालिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9th क्वेश्चन है, कुल्लू जिले का वह कौन सा गांव है जिसे विश्व का सबसे पुराने लोकतंत्रों में से एक माना जाता है और जहां देवता जामलू की पूजा की जाती है?
क्लियर? ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, ऑप्शन आपके सामने है मणिकर्ण, निर्मंड, वशिष्ठ, मलाना। दोस्तों क्रॉस चेक करते हैं, राइट आंसर इज मलाना, ऑप्शन डी। क्लियर? जो मलाना है वो वन ऑफ ओल्डेस्ट डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है। आज भी यहां पे भारत का संविधान लागू नहीं होता। यहां के मुख्य देवता जो हैं वो देवता जामलू हैं, जिनकी पूजा की जाती है, और जितने भी निर्णय लिए जाते हैं वो देवता जामलू द्वारा ही लिए जाते हैं। क्लियर? अब यहां पे एक सप्लीमेंट्री प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि ये जो जामलू देवता का मंदिर है ये किसको समर्पित है, यानी जामलू देवता कौन है? तो दोस्तों मान्यता के अनुसार ये जो देवता जामलू है ये ऋषि जमदाग्नि है। ठीक है, ऋषि जमदाग्नि परशुराम जी के पिता, क्योंकि ऋषि जमदाग्नि जो है बहुत गुस्से वाले ऋषि माने जाते थे, इसलिए जितने भी फैसले होते हैं वो ऋषि जमदाग्नि यानी देवता जामलू द्वारा किए जाते हैं। और यदि आपको यहां जाना है तो सबसे पहले आपको जामलू देवता की परमिशन लेनी पड़ेगी, उसी के बाद आप यहां जा सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, मनाली में स्थित प्रसिद्ध हिडिंबा देवी मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? पैगोडा शैली, यहां मात्रा लगानी भूल गया हूं, पैगोडा शैली, शिखर शैली, भूमिजा शैली या नागर शैली। ठीक है, इसे नगर आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। आई होप अभी तक आंसर आपने ठीक कर लिया होगा, मार्क कर लिया होगा। लेट्स क्रॉस चेक इट, इट इज पैगोडा शैली। ठीक है, ये जो प्रसिद्ध हिडिंबा देवी मंदिर है, बेसिकली पर्टिकुलर अगर स्थान पूछा जाए तो ये डुंगरी में स्थापित है, और इसीलिए हिडिंबा देवी मंदिर, हिडिंबा देवी को डुंगरी देवी भी बोला जाता है, और यहां जो मेला लगता है उसको डुंगरी देवी मेला भी कहा जाता है। क्लियर है? अब इस मंदिर का निर्माण किसने किया था और कब किया था? तो दोस्तों ये है सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। तो कुल्लू के राजा बहादुर सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, और यह निर्माण करवाया था 1553 में। वहीं अगर माता हिडिंबा की बात करें, माता हिडिंबा जो है वो कुल्लू के राजाओं की कुल देवी भी है, तो यहां पे ये एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन बनता है। क्लियर? इसके बाद एक और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो बनेगा वो ये बनेगा कि कुल्लू दशहरा किस देवी के आने के बाद, किस देवता या देवी के आने के बाद शुरू होता है, उसकी तैयारी शुरू होती है? तो माता हिडिंबा। क्लियर? अब यहां दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि पैगोडा स्टाइल क्या है। तो दोस्तों ये मैंने आपको पिक्चर दे रखी है, जहां पे इस तरह का आर्किटेक्चर जो है वो होता है, इसी को पैगोडा बोलते हैं। क्लियर है? तो दिस इज पैगोडा आर्किटेक्चर। आई होप ये चीज आपकी समझ में आई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 11वां प्रश्न है, मंडी शहर की स्थापना किस शासक ने और किस वर्ष की थी? ऑप्शन आपके सामने है। अजबर सेन ने 1527 ईस्वी, सिद्ध सेन ने 1695 ईस्वी, बाहू सेन ने 1000 ईस्वी, और वीर सेन ने 765 ईस्वी। आई होप आपने आंसर मार्क कर लिया होगा। लेट्स क्रॉस चेक इट। तो दोस्तों ये है अजबर सेन ने, ऑप्शन ए। अजबर सेन ने 1527 ईस्वी में
यहां पे मंडी शहर की, हम मंडी राज्य की बात नहीं कर रहे हैं, हम मंडी शहर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 1527 ईस्वी में यहां अजबर सेन ने मंडी शहर की स्थापना की, जो वर्तमान में है, और यहां पे भूतनाथ मंदिर की स्थापना की। ठीक है, और इसी के साथ यहां पे 1527 में यहां पे शिवरात्रि मेले की शुरुआत भी होती है। क्लियर। वहीं अगर हम मंडी राज्य की बात करें तो मंडी राज्य की स्थापना जो है वो बाहुसेन ने की थी, लेकिन ईयर ये नहीं है। क्लियर। तो बाहुसेन ने मंडी राज्य की स्थापना की थी। क्लियर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 12वां प्रश्न है, मंडी जिले में स्थित वह सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जो धौलाधार पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मंडी जो है वो धौलाधार में पड़ता है, तो आपको वो चोटी बतानी है जो मंडी की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन आपके सामने है, नागरू जिसे नागूर भी कहा जाता है, शिकारी देवी, देव टिब्बा या इंद्रहार। आई होप आपने आंसर मार्क कर लिया होगा। लेट्स क्रॉस चेक इट। तो दोस्तों ये है नागरू। नागरू की समुद्र तल से ऊंचाई जो है वो 4400 मीटर है। दोस्तों अगर आप गूगल सर्च करेंगे वहां आपको दिखाई देगा शिकारी देवी, लेकिन शिकारी देवी की हाइट जो है वो 3399 मीटर के आसपास है। ठीक है, तो वहां पे गूगल क्योंकि एडिटेबल है तो जरूरी नहीं है कि गूगल जो भी बताएगा वो बिल्कुल सही बताएगा। क्लियर। तो एक्चुअल में वो नागरू है। नागरू जो है वो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्लियर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आई होप अभी तक आपके सभी प्रश्न ठीक हुए होंगे। 13वां प्रश्न है, हिमाचल का एलोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश इज के नाम से प्रसिद्ध एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया मसरूर मंदिर किस जिले में स्थित है। दोस्तों यहां पे हिमाचल का एलोरा कहा गया है, कई बार यहां पे एलोरा ऑफ हिमालयाज भी कहा जाता है, तो इससे आपने घबराना नहीं है, दोनों ही सेम चीज है। ऑप्शन आपके सामने है, कांगड़ा, चंबा, कुल्लू, शिमला। आई होप आपने आंसर मार्क कर लिया होगा। लेट्स क्रॉस चेक इट। दोस्तों यह है कांगड़ा में। दोस्तों जैसे ही हम रानी ताल से हम कांगड़ा की ओर बढ़ते हैं तो अप्रॉक्स थोड़ी सी दूर जाने के बाद एक लेफ्ट साइड को एक रास्ता कटता है जो कि सीधा मसरूर को जाता है। क्लियर। मसरूर जो मंदिर है वो एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। क्लियर है। इस मंदिर को जम्मू के राजा ललितादित्य ने 8वीं सेंचुरी में बनाया था। तो दो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस यहां से निकलते हैं कि मसरूर रॉक टेंपल तो किसने बनाया, तो जम्मू के राजा ललितादित्य। और अगला प्रश्न आता है कि मसरूर मंदिर जो है वो कौन सी शताब्दी में बना है, तो इट वाज इन 8th सेंचुरी। क्लियर। यहां पे आपके लिए मैं एक प्रश्न छोड़े जा रहा हूं जिस पे आपको रिसर्च करनी है। मेरा प्रश्न ये है, क्योंकि एक ही चट्टान को मंदिर बनाया गया है, ठीक है, इस मसरूर मंदिर में छोटे छोटे कई टेंपल हैं, तो आपको बताना है कि कितने टेंपल हैं। ठीक है, और दुनिया में इसको सबके सामने लाने का काम किस ब्रिटिश ऑफिसर ने किया था। क्लियर। हिंट मैं दे देता हूं, उसका जो अगला नाम है वो बैडमिंटन की एक जो बैडमिंटन गेम है उसके साथ संबंधित है, तो ये हिंट मैं आपको दिए जा रहा हूं। क्लियर। बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न है, सरदार शोभा सिंह
कला दीर्घा यानी आर्ट गैलरी हिमाचल के किस गांव में स्थित है? ऑप्शन ए बीड़, ऑप्शन बी धर्मशाला, ऑप्शन सी ज्वालामुखी, ऑप्शन डी अंद्रेटा। आई होप आपने आंसर मार्क कर लिया होगा। क्रॉस चेक करते हैं। ये है दोस्तों अंद्रेटा, ऑप्शन डी। दोस्तों अंद्रेटा जो है वो पालमपुर से अप्रॉक्स 18 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है। सरदार शोभा सिंह एक बेहतरीन पेंटर जिनको अंद्रेटा आने का निमंत्रण कि आप आइए अंद्रेटा में अपना घर बनाइए, ये दिया था नोरा रिचर्ड्स ने। ठीक है। नोरा रिचर्ड्स के बारे में इसी से अगला जो प्रश्न आएगा वो नोरा रिचर्ड्स के साथ ही रिलेटेड है। दोस्तों कुछ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो है, एक चीज का ख्याल रखना है, हिमाचल में 2 ही आर्ट गैलरीज हैं। एक शोभा सिंह आर्ट गैलरी जो कि अंद्रेटा में है, और दूसरी रॉरिक आर्ट गैलरी वो नग्गर में है। ठीक। अब यहां से कुछ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो शोभा सिंह जी पे बनते हैं कि शोभा सिंह जी की प्रमुख जो कलाएं हैं, पेंटिंग्स हैं, वो कौन कौन सी है? दोस्तों एक कांगड़ा ब्राइड, दूसरी है गद्दड़, तीसरी सोहनी महिवाल। ठीक है। अब जो शोभा सिंह थे उनका जो विषय होता था जिन पे वो पेंटिंग्स बनाते थे, वो पेंटिंग्स बनाते थे प्रेम कहानियों पे। ठीक है। और दूसरी वो बनाते थे सिख गुरुओं पे। लेकिन यहां पे ये जो सोहनी महिवाल पेंटिंग है ये बेहद फेमस हुई थी इनकी। ठीक है। अब ये पेंटिंग्स तो बनाते ही थे, इसके साथ साथ इन्होंने एक किताब भी लिखी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। किताब का नाम है कला वाहे गुरु दी। ठीक है। तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। और सरदार शोभा सिंह जी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 1983 में। क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आखिरी प्रश्न की ओर। आखिरी प्रश्न है नोरा रिचर्ड्स, जिनकी मैं अभी बात कर रहा था। नोरा रिचर्ड्स की किस कृति में ग्रामीण जीवन और संस्कृति पर उनके विचारों को दर्शाया गया है, जिसे 1970 में प्रकाशित किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है, द फ्लावर मेकर, मदर अर्थ, कंट्री लाइफ, ड्रामा इन एजुकेशन। आई होप अभी आपने आंसर मार्क कर लिया होगा। चेक करते हैं। तो दोस्तों ये है कंट्री लाइफ। कंट्री लाइफ उनके द्वारा लिखी गई किताब है जहां पे गांव की संस्कृति और गांव का जो जीवन होता है उस पे ये आधारित है। ठीक है। यहां कंट्री का मतलब आप देश बिल्कुल भी मत समझिए, क्योंकि नोरा रिचर्ड्स जो हैं वो आयरिश थी, आयरलैंड से। और यूरोप में कंट्री जो है वो गांव को कहा जाता है। क्लियर है? वहीं अगर हम नोरा रिचर्ड्स की बात करें तो ये बेहतरीन कलाकार थी, रंगमंच की बेहतरीन कलाकार थी। इसीलिए नोरा रिचर्ड्स को ग्रेट ग्रैंड मदर ऑफ पंजाबी थिएटर भी बोला जाता है। ठीक है। ग्रेट ग्रैंड मदर ऑफ पंजाबी थिएटर। क्लियर है? तो इन्होंने ही यहां पे न्योता दिया था सरदार शोभा सिंह जी को कि आप आइए यहां पे। क्लियर? अब नोरा रिचर्ड्स ऑफ कोर्स वो एक एक्ट्रेस तो थी ही, रंगमंच की एक्ट्रेस थी, लेकिन इन्होंने किताबें भी लिखी। एक तो मैंने आपको बता दिया कंट्री लाइफ, इनके द्वारा 2 और इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी गई, जिनमें पहला वैज्ञानिक की जीवनी, बायोग्राफी ऑफ अ साइंटिस्ट, जो कि आधारित है सर शांति स्वरूप भटनागर पे। ठीक है। एस भटनागर। अब ये जो शांति स्वरूप भटनागर है, इनको फादर ऑफ, किसी का जनक बोला जाता है। यहां पे मेरा प्रश्न जो है वो ये है कि डॉक्टर एस भटनागर को किसका जनक कहा जाता है? हिंट देता हूं,
उनका हिमाचल में अगर हम हेड ऑफिस की बात करें, उनका ऑफिस जो है वो पालमपुर में है। क्लियर? तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, रिसर्च से रिलेटेड है, ठीक है, तो आपने मुझे बताना है कि किस शांति स्वरूप भटनागर जी को किसका फादर कहा जाता है, किस पर्टिकुलर फील्ड में, ठीक है। और तीसरी इंपॉर्टेंट किताब जो नोरा रिचर्ड्स ने लिखी वो है सती। क्लियर? तो दोस्तों यहां पे आके हमारे 15 प्रश्न खत्म होते हैं। आई होप आपने इन प्रश्नों को एंजॉय किया होगा, और मैं ये भी मान के चलता हूं कि आपके सभी के सभी प्रश्न जो है वो ठीक हुए होंगे। यदि आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो आपको मेंशन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि टीजीटी और टेट के लिए मुझे एक मैसेज आया था कि आप इस पे एक सीरीज़ कीजिए, तो वो सीरीज़ मैं कर रहा हूं। तो ऐसा नहीं है कि आपके जो मैसेजेस होते हैं उनको पढ़ा नहीं जाता, उनको पढ़ा जाता है और उनको इम्प्लीमेंट भी किया जाता है। क्लियर? और अगर आपका कोई सुझाव है तो वो भी आप ज़रूर मेंशन कीजिए, उसको भी पढ़ा जाएगा और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। तो जितने भी लोग टेट की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनको ऑल द बेस्ट। ये सीरीज जारी रहेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। और मेरा ये मानना है ये एक बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मतलब मायने रखते हैं। और ये प्रश्न ऐसे हैं जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। क्लियर? तो चलिए आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन वो लाइक का बटन नहीं दबाते। तो अगर वो आप उसको पसंद नहीं करते हैं तो आप ये ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि वीडियो आपको क्यों पसंद नहीं आया। तो अगर पसंद नहीं आ रहा तो डिसलाइक का बटन दबा दीजिए, वो भी हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। क्लियर? तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।